हम लोग आज क्लास 10 में अध्याय 6 त्रिभुज यानी ट्रायंगल पढ़ेंगे। आज से स्टार्ट करेंगे हम लोग। इसके पीछे वाले क्लास में हम लोग एपी का यानी समांतर श्रेणी का हम लोग चैप्टर खत्म कर लिए थे और हमको ये विश्वास है कि आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे। चलिए हम लोग चलते हैं ज्योमेट्री में। ये जो ज्योमेट्री है ये पूर्व के क्लास पर आधारित है। जो पीछे हम लोग पढ़े थे उस पर भी कुछ आधारित है, कुछ हम लोग को नया भी पढ़ना है। यहाँ पर हम लोग को सिमिलैरिटी पढ़ना है, सर्वांग समरूपता, और पीछे हम लोग कंग्रुएंसी पढ़ चुके हैं, सर्वांग समता। तो यहाँ पर उसी से रिलेटेड है, सर्वांग सम से ही रिलेटेड होती है समरूपता। थोड़ा सा का अंतर होता है, वो अंतर आप लोग को दिखाई देगा कैसा होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए हम समरूप आकृतियाँ बनाएं। पहले हम लोग देखेंगे कि वो समरूप आकृति कैसी होती है। तो देखिए इसमें समरूप आकृति जो है ये बड़ा वृत्त है और ये छोटा वृत्त है। यानी कि जितने भी वृत्त होते हैं सारे वृत्त समरूप होते हैं। लेकिन सर्वांगसम में हम लोग पढ़े थे कंग्रुएंसी में कि समान त्रिज्या का ही वृत्त सर्वांगसम होता है। लेकिन यहाँ पर समरूपता में वो नियम तो लागू होगी ही, उसके अतिरिक्त विभिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त भी समरूप होंगे। ये यहाँ पर याद रखना है आप लोग को। यानी कि यदि ये दोनों वृत्त समान त्रिज्या की होती तो भी ये समरूप होता, और ये विभिन्न त्रिज्या की है यानी कि ये बड़ी आकृति है तो इसकी त्रिज्या बड़ी होगी, ये छोटी आकृति है तो इसकी त्रिज्या छोटी होगी। इसलिए ये दोनों आकृति भी समरूप आकृतियाँ हैं, यानी सिमिलर फिगर्स हैं। ठीक है, उसी तरह लिखा गया है कि सभी वृत्त समरूप होते हैं, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। उसी तरह वर्ग, ये स्क्वायर है, ये इसकी भुजा बड़ी है और इसकी भुजा छोटी है, तो इस स्थिति में भी दोनों आकृति ये समरूप आकृति होगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि दोनों समान आकृति होगी यानी कि एक ही भुजा की लंबाई होगी, दोनों वर्ग के माप जो होगा वो समान होगा, तो हम लोग क्या कहेंगे, तो वो भी समरूप होगा। यानी कि समान आकृति वाला जिसका माप समान हो उसे हम लोग सर्वांगसम और समरूपता दोनों कहेंगे। ठीक है, लेकिन जिसके माप का मतलब साइज, अमाप जिसको बोला जाता है, जिसकी साइज बड़ी हो और छोटी हो तो वैसी आकृति समरूप होगी। तो ये जो वृत्त हुआ, सभी वृत्त समरूप होंगे, ये याद रखिएगा। सभी वर्ग भी समरूप होंगे, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि इसमें जो नियम होता है वो नियम को ये फॉलो करता है। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं धीरे धीरे। उसके बाद है ये समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के मतलब आप लोग जानते हैं जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। तो इस स्थिति में ये देखिए, ये बड़ा समबाहु है, ये छोटा समबाहु है, दोनों की आकृति सेम नहीं है, अमाप समान नहीं है। अमाप का मतलब साइज, एक का बड़ा है और एक का छोटा है, फिर भी ये आकृति समरूप होगी, ये ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए लिखा गया है कि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। उसके नीचे देखिए क्या लिखा गया कि इन आकृतियों से स्पष्ट होता है कि आकृति समरूप होने के लिए अमाप में मतलब साइज समान होना आवश्यक नहीं है। यानी कि यदि कोई दो आकृति हम लोग को समरूपता दिखानी है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि उसका माप जो होगा वो केवल समान होगा। विभिन्न आकृतियां यानी विभिन्न अमाप वाली, विभिन्न साइज वाली आकृतियां भी समरूप होगी। उसी को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। नोट में देखिए लिखे हैं वैसे समान आकृतियां जिनके अमाप समान है, अमाप मतलब साइज, समरूप और सर्वांगसम दोनों होते हैं। समरूप का मतलब सिमिलर, सर्वांगसम का मतलब कंग्रुएंट। दूसरा वैसे समान आकृतियां, ध्यान दीजिएगा, जिनके अमाप समान नहीं है। अमाप का मतलब साइज, कोई बड़ा है कोई छोटा है तो भी वो समरूप होते हैं, लेकिन सर्वांगसम नहीं होते हैं। ये याद रखिएगा कि जिन दो सिमिलर समान आकृति यानी कि जो दो सिमिलर फिगर्स का साइज यानी कि बड़ा हो और एक छोटा हो तो उस स्थिति में केवल और केवल समरूप होगा, सर्वांगसम नहीं होगा। सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होगी। जितने भी सर्वांगसम आकृतियां हम लोग 9th क्लास में पढ़े हैं वो सारी आकृतियां समरूप होगी, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होगी, ये याद रखिएगा। भुजाओं की संख्या समान वाले बहुभुज, ध्यान दीजिए, बहुभुज के मतलब जिसमें 3 या 3 से अधिक भुजाएं से बनती है जो फिगर, उसे हम लोग बहुभुज कहते हैं, समरूप होते हैं यदि
उनके संगत कोण बराबर हो। संगत कोण मतलब कोरस्पॉन्डिंग एंगल, उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और उनकी संगत भुजाएं कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम रेशियो यानी एक ही अनुपात में हो। तो ये दो कंडीशन होते हैं। इसी दो कंडीशन पर हम लोग किसी भी समरूप आकृति को हम लोग समरूपता के जांच करने का प्रयास करते हैं कि इसके अनुसार या इसके अनुसार वो सत्य है कि नहीं। इसमें सबसे बड़ी बात है, हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे कि आकृति को हम लोग संगत कोण कैसे लिखते थे, संगत भुजाएं कैसे लिखते थे, फिर उसको सर्वांगसम में कैसे सजाते थे, वो भी हम लोग को यहाँ पर सीख लेना है ताकि हम लोग को समरूपता में सेम वही प्रोसेस है जो हम लोग सर्वांगसम में पढ़े हैं, सेम वही प्रोसेस है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो वही चीज फिर से एक बार आप लोग को दिखा देते हैं। हम लोग देख लेते हैं समरूप और सर्वांगसम दोनों आकृति देखेंगे ताकि आप लोग को अच्छी तरह से मालूम हो जाए कि ये क्या चीज है, हम लोग को क्या पढ़ना है। ठीक है, हम लोग याद कीजिए सर्वांगसम में क्या पढ़े थे कि वैसे दो समान साइज की आकृति यानी कि सेम साइज की आकृति जिनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं बराबर हो। संगत कोण यानी कोरस्पॉन्डिंग एंगल और संगत भुजा के मतलब कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, दैट इज दोनों जो ट्रायंगल होगा वो कंग्रुएंट होगा यानी सर्वांगसम होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं त्रिभुज ABC में और त्रिभुज PQR में पहले ये देखेंगे कौन कौन सा कोण किसके बराबर है। A जो है वो P के बराबर, देखिए 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री है। तो पहले संगत कोण लिखेंगे, संगत कोण। तो संगत कोण में A का जो हुआ वो P हुआ, ध्यान दीजिएगा। एंगल A का संगत कोण किसका हुआ, P का। फिर एंगल B का क्या हुआ, Q, क्योंकि B भी 90 है, Q भी 90। एंगल C का क्या हुआ, R। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमारा बराबर हुआ। अब कोरस्पॉन्डिंग साइड्स देखिए, इसमें AB 4 सेंटीमीटर है, इसमें PQ भी 4 सेंटीमीटर है। संगत भुजाएं, ध्यान से समझिएगा, आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, संगत भुजाएं का मतलब AB बराबर PQ है दूसरे त्रिभुज में। इस त्रिभुज का AB, इस त्रिभुज का PQ बराबर, इसका BC इसके QR के बराबर है। ठीक है, और इसका AC इसके PR के बराबर है। ध्यान दीजिएगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग कहते थे कि ये दोनों त्रिभुज जो है वो सर्वांगसम है। इसको कैसे हम लोग सजाते थे संकेत में, तो उसको देखिए। पहला वाला जो त्रिभुज है इसको आप किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि इसलिए त्रिभुज ABC, चलिए हम ABC लिख दिए। तो इसके बाद हम लोग कंग्रुएंट का ये साइन बनाएंगे। इसके बाद हम लोग कैसे सजाते थे याद रखिए। ठीक है, थोड़ा सा यही तो समझना है, उसके बाद कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। A का संगत भुजा संगत कोण यानी कि A का कोरस्पॉन्डिंग एंगल P है, तो यहाँ जिस स्थान पर A लिखा गया है उसी स्थान पर इधर P लिखा जाएगा। ठीक है, B का कोरस्पॉन्डिंग एंगल Q है तो यहाँ पर Q लिख देंगे। ठीक है, C का कोरस्पॉन्डिंग एंगल R है तो C तीसरा स्थान पर है तो इधर R भी तीसरा स्थान पर होगा। ठीक है, यही सत्य होगा यदि हम लोग ऐसा लिखते हैं, यदि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज QPR के, तो आप ये देख रहे हैं कि A की जगह इसमें Q हो चुका है और इसमें A बराबर P है, Q नहीं है, Q B के बराबर है। तो ये जो हम लोग नीचे वाला लिखे हैं ये सत्य नहीं होगा, ये सत्य होगा। ठीक है, और ये असत्य हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्रम नहीं बदल सकते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल और कोरस्पॉन्डिंग साइड का जो हम लोग को क्रम है वो क्रम बदलेंगे नहीं। जिस क्रम पर इधर हम लोग लिखे हैं कंग्रुएंट से पहले, वही हम लोग उसके बाद में भी लिखेंगे। ठीक है, यानी कि उसी क्रम में लिखा जाएगा। तो एंगल A जो है वो P के बराबर है तो A की जगह हम P लिखेंगे, B के Q के बराबर है तो B की जगह हम Q लिखेंगे, एंगल C जो है वो R के बराबर है तो C की जगह हम R लिखेंगे। तो ये हमारा सत्य होगा, अन्यथा इसको छोड़ करके कुछ भी हम लिखेंगे, कुछ भी बदलाव होगा तो वो असत्य हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें यदि अब ये देखिए कि ये जो आकृति है
ये आकृति समरूप होगी कि नहीं, तो संगत कोण हमको ये मिला है, संगत भुजाएं भी मिली हुई है। तो संगत भुजा से हम लोग ये ध्यान रखना है कि संगत भुजा का मतलब समरूप में अनुपात निकालते हैं, रेशियो। तो संगत भुजा का हम लोग पहले संगत कोण लिख लेते हैं यहाँ पर, संगत कोण। ध्यान दीजिएगा, इसमें भी वही लिखेंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। अब लिखेंगे संगत भुजाओं के अनुपात लिखेंगे, रेशियो के अनुपात। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि संगत भुजा तो हम लोग पहले से मालूम है ए बी का पी क्यू है, तो ए बी बटा में पी क्यू करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखिए ए बी बटा में पी क्यू करेंगे तो 4 सेंटीमीटर बटा में 4 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा 1। फिर बीसी बटा में क्यू आर करेंगे, बीसी के संगत भुजा को हम लोग अनुपात में लिखेंगे, क्यू आर करेंगे तो 3 सेंटीमीटर बटा में 3 सेंटीमीटर होगा, इक्वल टू ये भी 1 हो जाएगा। और हम लोग को लास्ट बच रहा है एसी और पी आर, तो एसी बटा में पी आर यदि निकालते हैं तो 5 सेंटीमीटर बटा में 5 सेंटीमीटर हो गया, तो ये भी 1 मिलेगा। देखिए अभी हम लोग लिखे थे नोट में कि बहुभुज के भुजाओं की संख्या यदि समान हो तो वो दोनों समरूप कब होगी, यानी सिमिलर कब होगी, जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल समान होंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो होगा वो समान होगा। तो इसमें देखिए समान मिल रहा है, यानी ये दोनों फिगर कंग्रुएंट है, फिर भी यहाँ पर हमको समरूप मिल रहा है। ये दिखा दिए हैं आप लोग को कि समरूप जो सर्वांगसम आकृतियां होती है, सर्वांगसम तो यहाँ पर दिखा चुके हैं, जो सर्वांगसम आकृतियां हैं वो समरूप भी होती है, उसको हम दिखा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग उसी तरह लिखेंगे कि इसलिए त्रिभुज ए बी सी, और देखिए सिमिलर का साइन ये होता है, सिमिलर में केवल यही साइन होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, उसी तरह लिखेंगे, उसी तरह सजाएंगे जैसे इसमें सजाए थे। एंगल ए की जगह पी लिखेंगे, एंगल बी की जगह क्यू लिखेंगे, एंगल सी की जगह आर लिखेंगे। और इसके अतिरिक्त यदि कुछ भी आप परिवर्तन कर रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि परिवर्तन यदि इधर भी होगा और उसी के क्रम के अनुसार इधर भी आप परिवर्तन कर रहे हैं तो सत्य होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम लिख रहे हैं ए सी बी कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, तो ए तो वही है तो ए को हम वही लिखेंगे, सी लास्ट वाला को बीच में किए हैं तो लास्ट वाला को हम भी यहाँ पर बीच में कर देंगे, और बी जो है वो क्यू के बराबर है, बी ऐसे हो जाएगा, तो ये सत्य होगा, ध्यान रखिएगा। नहीं तो ऐसे जब आप लिखिएगा तो असत्य हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इधर का क्रम हम नहीं बदलेंगे और इधर का क्रम बदल देंगे यदि इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से यदि क्रम हम लोग दूसरा बदल देते हैं तो हमारा ये जो संकेत होगा, ये जो सिंबल होगा वो गलत हो जाएगा, ठीक है। इस चीज पर ध्यान रखना है, थोड़ा सा ध्यान देना भी है। और इसमें देखिए एक चीज और बता देते हैं यहाँ पर, यदि यहाँ पर हम लिख देते हैं बी सी ए, ठीक है, सेम संकेत दर्शाने का तो सेम तरीका है। यदि मान लीजिए कि ये हमारे पास नहीं है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमको ये बताया गया है कि दोनों आकृति का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल समान है और हमको साइड की लंबाई दी गई है, तो हम लोग साइड से कैसे इसको सजाएंगे ये ध्यान रखिए। तो देखिए यहाँ पर ए बी बराबर पी क्यू है, तो ए और बी देखिए फर्स्ट एंड लास्ट है, इसमें फर्स्ट एंड लास्ट, तो उसी तरह हम भी पी क्यू लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट एंड लास्ट। बाद में हमको समझ में आ जाएगा कि हमको पी क्यू लास्ट में करना है कि पी क्यू पहले करना है, ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद बी सी क्यू आर, देखिए बी सी पहला दूसरा है और ये क्यू आर है, तो अब क्यू को हमको यहाँ पर करना पड़ेगा, क्यू यहाँ हो जाएगा, पी यहाँ हो जाएगा और यहाँ पर आर कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ए सी पी आर, देखिए ए और सी लास्ट सेकेंड है, इधर से फर्स्ट और सेकेंड है, तो उस पी आर भी इधर से देखिए फर्स्ट और सेकेंड, ऐसे हम लोग सजाएंगे तो ये भी सत्य होगा, ठीक है। यानी कि हम लोग कोई जरूरी नहीं है कि एंगल से ही हम सजाएं, हमारे पास साइड भी होगा तो हम साइड से सजा सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी हम लोग सजा लेंगे। ए बी का रेशियो क्या है, पी क्यू, तो ए बी यहाँ पर मिलाइए, ए बी की जगह पर देखिए इधर पी क्यू है, बी सी का क्यू आर, बी सी सेकेंड थर्ड है तो क्यू आर सेकेंड थर्ड है इधर,
उसी तरह AC PR है तो AC फर्स्ट एंड लास्ट है, PR भी फर्स्ट एंड लास्ट है, ठीक है। इसी के हिसाब से बस यही समझना है इसमें कि हम इसको संकेत में कैसे बदलेंगे, और संकेत में बदलना आ जाएगा तो समरूपता में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलिए समरूपता में, यहाँ पर देखिए दो आकृति खींचे हैं। इन दो आकृति में हम लोग को पहले संगत कोण लिखेंगे। संगत कोण कौन कौन से? संगत कोण मतलब सिमिलर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसमें देखिए A का एंगल A का उसमें संगत कोण होगा। अच्छी आप लोग जानते हैं एक चीज कि संगत कोण किसको कहा जाता है? संगत कोण उसी को कहा जाता है कि जितना इसका माप होगा उतना ही उसका भी माप इस आकृति में जो कोई भी कोण होगा वही उसका संगत कोण होगा। तो A 30 डिग्री है तो देखिए इसमें 30 डिग्री R है, तो A का संगत कोण आपकी बात R मिला, ठीक है। B का संगत कोण देखिए 90 डिग्री है तो इसमें Q मिला, और C का संगत कोण इसमें देखिए C है 60 तो इसमें P है 60, तो एंगल P मिला। और इसमें संगत भुजाओं के अनुपात लिखेंगे, संगत भुजाओं के अनुपात, ठीक है। तो संगत भुजाओं के अनुपात में हम लोग क्या क्या लिखेंगे देखिए। अब इसमें हम लोग ये सोचेंगे इसमें कौन कौन से संगत भुजा का अनुपात लिखेंगे, यहाँ पर ये निर्णय करना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो हम लोग पहले ऐसे ही निरीक्षण करके देख लेंगे कि किसको किसको हम एक साथ रखेंगे तो समान अनुपात मिल सकता है, उसी को हम लोग को संगत अनुपात में लेना है। जैसे देखिए 8 है और ये 4 है तो 8/4 कर देंगे, हो जाएगा। फिर उसके बाद ये 6 है तो 6/3 कर देंगे तो ये उतना ही मिलेगा। 10/5 कर देंगे तो ये भी उतना ही मिलेगा। अब यदि 8 को हम 3 के साथ, 6 को 4 के साथ और 10 को 5 के साथ करेंगे तो ये इक्वल नहीं मिलेगा, ये रेशियो इक्वल नहीं होगी। तो उस स्थिति में ये दोनों समरूपता नहीं दिखा पाएगा, इसलिए ये भी याद रखना है। इसमें देखिए AB का संगत हम लोग लेंगे PQ, ठीक है। तो AB है 8 सेंटीमीटर और PQ है 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 हो जाएगा। उसके बाद BC बटा में QR है तो QR हम लोग लेंगे, BC 6 है और QR 3 है तो हम लोग यहाँ पर 2 मिलेगा। फिर उसके बाद हम लोग को AC मिल रहा है, AC बटा में PR, तो यहाँ पर हम लोग को देखिए AC है 10 और PR है 5, तो हमको यहाँ पर क्या मिल गया 2। देख रहे हैं कि सेम रेशियो में है, जिन तीनों का रेशियो समान है। तो हम लोग को जो नियम लिखे हुए हैं बहुभुज वाला कि उनके संगत कोण समान हो और संगत भुजाओं के रेशियो जो होगा वो समान होगा, दोनों शर्त संतुष्ट हो रहा है यहाँ पर, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। इसलिए एंगल ABC समरूप है यानी सिमिलर है किसके, ध्यान दीजिएगा। तो A का संगत कोण क्या है R, B का क्या है Q, C का क्या है P। देख लीजिए इसमें बदल गया ना RQP, क्योंकि इसमें हम एंगल बदल दिए थे, ठीक है। अब साइड के हिसाब से देखिए इसमें दोनों चीज को अलग अलग भी दर्शाया जा सकता है। इसमें साइड के हिसाब से देखते हैं कि ये सही है कि नहीं। AB PQ फर्स्ट सेकंड, इधर देखिए PQ थर्ड और सेकंड आया है। BC QR देखिए यहाँ पर BC सेकंड थर्ड है और QR इधर सेकंड फर्स्ट है, ध्यान दीजिएगा। AC PR तो AC हमारा फर्स्ट एंड लास्ट मिल रहा है, PR हमारा फर्स्ट एंड लास्ट तो मिल रहा है लेकिन उल्टा मिल रहा है। तो इसमें क्यों डिफरेंट हो गया है ये, इसलिए डिफरेंट हो गया है कि एंगल को हम दूसरे हिसाब से लिए हैं और उसके साइड को हम दूसरे हिसाब से लिए हैं, इसके चलते यहाँ पर डिफरेंट वो दिखाई दे रहा है। अब हम लोग समरूपता में क्या करेंगे कि या तो दो समरूप जो त्रिभुज होगा वो या तो संगत कोण से हम उसको सजाएंगे, जो संगत कोण हमारे पास होगा, और यदि संगत कोण नहीं होगा तो ये यदि होगा तो इसके अनुसार सजाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि दो समरूप आकृति यदि उसके संगत कोण समान हो तो वो समरूप कहलाएगा, और यदि संगत भुजाएं यानी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल यानी कि यदि बराबर हो तो भी दोनों समरूप कहा जाता है, ठीक है। तो समरूप की स्थिति में हम लोग जब ये दोनों अलग अलग स्थितियां होगी, ये अलग मिलेगा ये अलग मिलेगा, तो उस स्थिति से हम लोग सजाएंगे। यहाँ पर एंगल के हिसाब से हम सजाए थे और इसके हिसाब से ये गलत साबित हो रहा है, इसके अनुसार से जब सजाएंगे तो इसके अनुसार से गलत हो जाएगा। ऐसी स्थितियां भी हम लोग को प्राप्त होगी, इसलिए हम लोग को ध्यान रखना है। आगे हम लोग जो क्वेश्चन मिलेगा हमको
उसी के जिस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हमको चलना है, और आगे जो एक्सरसाइज है हम लोग का वो इसी के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग एक्सरसाइज 6.1 देख लेते हैं। इसमें इतना ही क्वेश्चन है जितना हम बोर्ड पर लिखे हुए हैं, इसी क्वेश्चन को बनाना है। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन जो दिया है, सभी वृत्त यहाँ पर भरना है, फिल करना है। ऑल सर्किल्स होते हैं आर, क्या होते हैं, सर्वांगसम या समरूप, कंग्रुएंट या सिमिलर। तो अभी आप लोग पीछे बता चुके हैं। सभी वृत्त का मतलब इसमें छोटा बड़ा भिन्न भिन्न वृत्त भी होंगे, तो सारे की बात हो रही है तो सारा में समरूप आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यदि ये दिया रहता कि समान त्रिज्या के वृत्त तो सर्वांगसम भरते यहाँ पर, लेकिन समान त्रिज्या के वृत्त तो दिया नहीं है। उसी तरह इसमें समान भुजा लंबाई के भुजा वाला वर्ग नहीं लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है सभी वर्ग, यानी कि ऑल स्क्वायर्स क्या होंगे, कंग्रुएंट होंगे या सिमिलर होंगे। तो हम लोग जानते हैं सिमिलर होंगे, अभी पीछे बता चुके हैं आप लोग। सभी कौन सा त्रिभुज होता है वो समरूप होता है, अभी पीछे बताया आप लोग को। समबाहु होगा, समबाहु भर देंगे। भुजाओं की संख्या समान वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो, समान हो, और तथा संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो। तो इसमें बराबर भर देंगे और इसमें समानुपाती भर देंगे, हो जाएगा पहला क्वेश्चन का मेरा आंसर। दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऐसे दो आकृतियां बनाइए जो समरूप आकृतियां हों। तो समरूप आकृति बनाने के लिए आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, पीछे जो हम उदाहरण दिए थे सर्वांगसम में, कोई फिगर भी आप लोग यहाँ पर बना सकते हैं। तो देखिए पहला फिगर मेरा ये जैसे मान लीजिए कि है ए बी सी, और इसको कर दीजिए पी क्यू आर। यहाँ पर ये 30 डिग्री है, यहाँ पर ये 60 डिग्री है, यहाँ पर भी इसको 30 डिग्री कर दीजिए और इसको 60 डिग्री कर दीजिए। तो ये दोनों आकृति जो होगा वो समरूप आकृति हो जाएगा, क्योंकि इसके संगत कोण समान है तो संगत भुजाएं समान होगी ही। यहाँ पर यदि हम लोग भुजा का भी नाम लिख देते हैं तो भी हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। ये पहला हुआ आपका। दूसरा फिगर में एक और फिगर बना दीजिए। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक चतुर्भुज बना दे रहे हैं, ठीक है, चतुर्भुज में वर्ग कर दिए हैं, उसी तरह एक और बड़ा वर्ग बना देंगे। तो देखिए यहाँ पर भी, इस पर भी सबका जो एंगल होगा वो 90 डिग्री दोनों में है। इसका नाम हम दे देते हैं ए बी सी डी, इसका नाम हम दे देते हैं पी क्यू आर एस, और इसकी भुजाएं दो 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 कर दे रहे हैं। इसकी भुजाएं 4 4 4 और 4 कर दे रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं इसके संगत कोण 90 डिग्री है। इसमें ऐसे आकृति में आप लोग क्या करना है, तो किसी का भी कोई भी संगत मिल जाएगा, क्योंकि सारे एंगल तो समान है। ए का आप पी भी ले सकते हैं, संगत कोण कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, या ए का क्यू ले सकते हैं, ए का आर ले सकते हैं, ए का एस ले सकते हैं, क्योंकि इसके सारे एंगल सेम है। सारे भुजाएं यानी साइड्स इसके सेम माप के हैं और इसका भी सेम माप का है, तो किसी का भी अनुपात आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये समरूप आकृति हुआ। हम लोग को ऐसे आकृति बनानी है जो समरूप नहीं है। तो समरूप नहीं वाली आकृति में जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर बना दिए समकोण त्रिभुज ए बी सी, और यहाँ पर हम बना दिए कोई त्रिभुज यानी कि समबाहु, जो संपूर्ण नहीं हो, समबाहु हो या समद्विबाहु हो, उसे कोई मतलब नहीं है। तो पी क्यू आर, तो इसका और इसका कोण हमको संगत कोण बराबर नहीं मिल पाएगा। इसलिए इसका मतलब कि देख लीजिए कि दोनों समान आकृति नहीं है। समान आकृति, अभी हम लोग क्या पढ़े हैं कि दो आकृति समरूप कब होगी, जब दोनों समान आकृति होगी। यहाँ पर देखिए ये और ये आकृति समान नहीं है। यहाँ पर देखिए दोनों आकृति समान है, यहाँ पर भी दोनों आकृति समान है। भले छोटा हो या बड़ा हो उससे हमें मतलब नहीं है, उसका अमाप साइज छोटा बड़ा हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिगर सेम होनी चाहिए। फिगर की आकृति जो होगी वो समान होनी चाहिए। तो देखिए इसमें समान नहीं है। उसी तरीके से दूसरा यदि हम लोग लिखते हैं उदाहरण, तो मान लीजिए कि यहाँ पर हम एक लिख देते हैं वर्ग, ठीक है, और यहाँ पर ले लेते हैं हम आयत। तो ये भी आपका देखिए वर्ग बना लीजिए। पहले इसको हम टेढ़ा कर दिए थे, इसको पहले आप वर्ग ले लीजिए। इसके भी देखिए प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है, इसमें भी प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। लेकिन ये जो है वो
फिगर जो है वो स्क्वायर है और ये जो है वो एक रेक्टेंगल है यानी आयत है, तो ये दोनों समान आकृति नहीं हुआ, इसलिए ये समरूप आकृति नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके एंगल तो समान मिलेंगे, ठीक है, कोरस्पोंडिंग एंगल समान मिल जाएंगे, लेकिन भुजाएं जो होगी साइड्स वो समान अनुपात में नहीं मिल पाएंगे। इसलिए ध्यान रखना है यहाँ पर और यहाँ पर, क्योंकि इसमें आमने सामने का भुजा जो होता है वो बराबर होता है, इसमें चारों भुजाएं बराबर होती है, इसके चलते ये समान अनुपात में नहीं मिल पाएगा, इसलिए ये समरूप आकृतियां नहीं होगी, यानी कि सिमिलर फिगर नहीं है। तीसरा क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये फिगर देख करके बताइए कि ये दोनों सिमिलर है कि नहीं। तो देखिए इसमें जो साइड्स है, साइड का जो लंबाई दी गई है 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, इसका सबका 3 दिया है, सबका अनुपात हम लोग निकालेंगे तो 1/2 मिलेगा या 2 मिलेगा। इसके बटा में इसको करेंगे तो 1/2 मिलेगा, इसके बटा में इसको करेंगे तो 2 मिलेगा, ठीक है। अनुपात यानी कि रेशियो तो समान मिलेगा, लेकिन संगत कोण कोरस्पोंडिंग एंगल इसमें सब देखिए 90 डिग्री का है, इसमें 90 डिग्री का नहीं है, तो हम लोग क्या कहेंगे यह समरूप आकृतियां नहीं है, तो हम लोग लिख लेंगे यह समरूप आकृतियां नहीं है। कैसे नहीं है आप लोग को बता चुके हैं अभी, ठीक है, नहीं है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर हम लोग लिख भी सकते थे कि इन दोनों आकृतियों की भुजाओं के अनुपात समान है, लेकिन संगत कोण समान नहीं है, इसलिए यह दोनों आकृति समरूप नहीं है, ये हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे त्रिभुज के समरूपता, तो अब त्रिभुज की समरूपता हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। और त्रिभुज की समरूपता में केवल त्रिभुज की बात करेंगे, जिसमें पहला हम लोग को थेल्स प्रमेय पढ़ना है, जिसे आधारभूत अनुपातिकता का प्रमेय भी कहा जाता है, उसे हम लोग देखेंगे। हम लोग 6.1 एक्सरसाइज खत्म कर लिए हैं, उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुजों की समरूपता देखेंगे, यानी सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, अभी पीछे भी हम लोग लिखे हैं, बहुभुज वाला वही सेम नियम है। दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, जब उसके संगत कोण बराबर हो तथा उसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, यानी समानुपाती हो, यानी समान सेम रेशियो में, प्रोपोर्शन उसका समान हो। यूनानी गणितज्ञ थेल्स के अनुसार दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर होगा तो उसे समान कोणिक, देखिए समान कोणिक त्रिभुज इक्विंगुलर ट्रायंगल कहा जाता है। दो समान कोणिक त्रिभुजों में संगत भुजा जो होती है हमेशा समान अनुपात में होती है, ये चीज याद रखिएगा। ये सारा चीज जो हम लोग बता रहे हैं ये 1 नंबर क्वेश्चन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। थ्योरी हम लोग इसलिए पढ़ते हैं ताकि एग्जाम्स में जो 1 नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसको हम लोग थ्योरी से ही और सूत्र से ही हम लोग पकड़ते हैं, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे तभी पकड़ पाएंगे, अन्यथा पकड़ में नहीं आता है, इसलिए ध्यान रखना है यहाँ पर ये चीज, ठीक है। ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। और उसके बाद अभी हम लोग को ये मालूम यहाँ पर हुआ कि थेल्स प्रमेय, जो थेल्स थे यूनानी गणितज्ञ, उनके अनुसार मालूम चला कि दो यदि त्रिभुज के ये कोरस्पोंडिंग एंगल समान हो तो उसे हम लोग समान कोणिक यानी इक्विंगुलर ट्रायंगल कहा जाता है। उसके बाद समान कोणिक त्रिभुज में उनके संगत भुजाओं के अनुपात हमेशा समान होंगे, ये याद रखिएगा। चलिए आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम, या इसी को हम लोग दूसरा नाम में हम लोग आजकल थेल्स प्रमेय कहते हैं, थेल्स थ्योरम, ठीक है। इसमें क्या दिया है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, ठीक है। तो कैसे, हम लोग देखिए यहाँ पर एक फिगर बनाते हैं। चलिए मान लीजिए ये त्रिभुज हुआ मेरा, जिसका नाम है ABC। इसी के अनुसार थ्योरम के अनुसार चलते हैं। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, हम BC के समांतर खींच रहे हैं एक रेखा। चलिए अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, अन्य दो भुजा को काट रही है ये, तो इसको हम लोग कर देते हैं यहाँ पर D और इसको कर देते हैं यहाँ पर E। दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो खींची गई रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाते हैं, यानी कि AD बटा में DB बराबर AE बटा में EC, हमको यही सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे अभी हम लोग यहाँ पर त्रिभुज
माना कि ABC एक त्रिभुज है जिनमें, ध्यान दीजिएगा, BC के समांतर यानी पैरेलल खींची गई यानी खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं कौन AB और AC को क्रमशः मतलब रेस्पेक्टिवली D और E पर काटती है, चलिए ठीक है, ये हमको मिल गया। ध्यान दीजिएगा, BC समांतर D हमको प्राप्त हुआ है, ठीक है। चलिए अब हमें क्या सिद्ध करना है वो लिख लेते हैं। प्रमेय के अनुसार हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? तो देखिए प्रमेय में क्या दिया है कि दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है अन्य दो भुजाएं। अनुपात का मतलब AD बटा में DB इक्वल टू AE बटा में AC। यही हमको सिद्ध करना है, ठीक है। इसके लिए हमें कुछ रचनाएं करनी पड़ेगी, तो कंस्ट्रक्शन लिखेंगे यहाँ पर। रचना में क्या करेंगे? रचना में तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, D से इसके सामने वाले भुजा पर एक लंब डाल देंगे, क्योंकि हमको ट्रायंगल का एरिया निकालना है और हम लोग को ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आधार और शीर्षलंब की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से हम डाल देंगे, इसको कर देंगे P, और यहाँ से E से हम लोग सामने वाला भुजा पर डालेंगे लंब, तो हमको यहाँ पर लिख देंगे Q, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इससे C को मिला देंगे और E से B को मिला देंगे। हम इसको मिला दिए यहाँ पर, ये हम रचना किए। तो रचना में क्या लिखेंगे कि DP लंब, ध्यान दीजिएगा, DP लंब किस पर खींचे है परपेंडिकुलर? DP परपेंडिकुलर किस पर खींचे है? AC पर, AC, और EQ परपेंडिकुलर AB, EQ परपेंडिकुलर AB, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या किए हम लोग, D से C को तथा B से E को मिलाया, तथा D से C को और B से E को मिलाया, ठीक है। अब यहां पर हम लोग ट्रायंगल का एरिया ज्ञात कर सकते हैं, कैसे वो भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ठीक है। ADE का कैसे, तो इसमें जो हम लंब डाले हैं उसी के हिसाब से, ठीक है। तो इसमें दो लंब है, पहले किसी एक लंब का यानी एक परपेंडिकुलर का हम प्रयोग करेंगे। तो यहां पर लिखते हैं यदि, ध्यान दीजिएगा, इसको लिखते हैं पहले, DP लंब है, DP परपेंडिकुलर AC। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर हम लोग ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ADE में यदि परपेंडिकुलर ये दिए हैं हम DP, देखिए DP परपेंडिकुलर AC दिए हैं, तो ये इस त्रिभुज का ये बेस हो जाएगा, आधार। तो 1/2 गुणे आधार क्या है, AE। इस ट्रायंगल में जितना है उतना ही भुजा हम लोग लेंगे, तो AE हो गया। AC पर लंब डाले हैं, यहाँ पर लिखे हैं, लेकिन AC इस ट्रायंगल में पूरा AC तो है नहीं, तो जो पार्ट है उसी को हम लोग आधार मान लिए हैं यहाँ पर AE। और ऊंचाई कौन सा होगा, वही जो हम लोग परपेंडिकुलर डाले हैं। इस ट्रायंगल का शीर्षलंब यही होगा DP, तो हम लोग लिख देंगे DP, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसी को लेकर के और एक चीज और निकाल लेंगे यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ध्यान दीजिएगा, इसका क्षेत्रफल DEC का क्षेत्रफल लिखेंगे, DEC
ई सी। क्यों लिए डी ई सी? क्योंकि ये इसी बेस पर है, एसी पर ही, तो इस पर भी वही सूत्र लागू होगा 1/2 गुणे आधार। तो ध्यान दीजिएगा, डी ई सी जो है उसमें इसी आधार होगा और सिस्लम वही होगा डीपी। ठीक है, चलिए तो हम लोग इन दोनों का अनुपात ले लेंगे। एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई सी इक्वल टू, दोनों को लिखिए 1/2 इंटू ए इंटू डी, फिर बटा 1/2 इंटू ई सी इंटू डी। दोनों में देखिए हम लोग जो हाइट लिए हैं सिस्लम वो दोनों में सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि दोनों, इस ट्रायंगल का भी ये ऊंचाई होगा और इस ट्रायंगल का भी यही ऊंचाई होगा। क्यों? क्योंकि इसी भुजा पर हम लोग लंब डाले हैं, इसलिए वही ऊंचाई लिखेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहां पर हो गया ये डीपी खत्म हो गया, हमको क्या मिला? ए ई बटा में ई सी, यहां पर लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई सी बराबर ए ई बटा में ई सी। हम लोग इसको कर देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर लिखेंगे, फिर ध्यान दीजिएगा, अब की बार डीपी हम लोग परपेंडिकुलर लिए थे, अब हम लोग लेंगे ई क्यू परपेंडिकुलर, जो यहाँ पर हम लोग लिखे हैं ई क्यू परपेंडिकुलर ए बी। तो लिखेंगे फिर ई क्यू परपेंडिकुलर ए बी, तो फिर उसी ट्रायंगल का हम लोग एरिया निकालेंगे ऊपर वाला ए डी ई। तो ए डी ई लिखेंगे यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा 1/2 गुणे बेस इंटू हाइट। तो देख लीजिए अब की बार ये हमारा बेस हुआ ए बी, तो ए बी का कौन सा पार्ट लिखेंगे? ए डी, क्योंकि इसी ट्रायंगल में है। और हाइट कौन सा लेंगे? क्यू ई। तो क्या लिखेंगे? ए बी गुणा क्यू ई। और एक और एरिया हमको निकालना है, किसका? इसमें का तो हम लोग डी ई सी का निकाल लिए थे, अब इसका निकालेंगे डी ई बी। ठीक है, डी ई बी बराबर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस इसका क्या होगा? बी डी, और हाइट वही होगा बी डी, और हाइट कौन सा होगा? वही क्यू ई। अब इसका भी हम लोग रेशियो ले लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी बराबर 1/2 इंटू ए डी इंटू क्यू ई बटा में 1/2 इंटू बी डी इंटू क्यू ई। इसमें भी देखिए 1/2 क्यू ई कट जाएगा, ए डी बटा में क्या मिलेगा? बी डी। इसको हम लोग कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये देखिए हमको ए डी बटा में डी बी, ए डी बटा में बी डी चाहे डी बी, दोनों एक ही चीज है। तो ये मिल चुका है, इसमें भी इधर वाला मिल चुका है। ठीक है, तो हमको इन दोनों को बराबर करने के लिए हमको ये और ये बराबर होना चाहिए, एलएचएस। तो ये कैसे बराबर मिलेगा? तो हम लोग एक प्रमेय पढ़े हैं 9th क्लास में कि दो समांतर रेखाओं के बीच समान आधार वाली यानी सेम बेस वाली त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो वही हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि फिर करके, फिर चूंकि ट्रायंगल कौन कौन है ट्रायंगल? इसमें है डी ई सी और इसमें है ट्रायंगल डी ई बी, दोनों एक ही आधार, एक ही बेस। ठीक है, यानी कि एक ही आधार। देखिए दोनों का आधार कौन सा है? डी ई है। ठीक है, एक ही आधार डी ई तथा एक ही समांतर रेखा कौन हम लोग समांतर देखिए लिए हैं यहाँ पर, क्या दिए थे कि बीसी के समांतर खींची गई रेखा डी। तो एक ही समांतर रेखा डीई और बीसी के बीच स्थित है और बीसी के
बीच स्थित है, ठीक है। और जब ऐसा होता है तो हमको क्या मिलता है? यदि ऐसा होता है कि दोनों त्रिभुज का बेस सेम हो और दोनों एक ही पैरेलल लाइंस के अंदर हो तो उन दोनों का एरिया बराबर मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, दोनों बराबर होंगे, ठीक है। अब इसका अप्लाई हम लोग करेंगे 2 में, लिखेंगे 2 से, ध्यान दीजिएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ऊपर वाला तो वही रहेगा और नीचे वाला बदल देंगे, DEB बराबर देखिए क्या आ गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC बराबर क्या मिला है, AD और बटा में BD को हम DB लिख देते हैं, DB, इसको कर देंगे 3, ठीक है। अब हम लोग 1 और 3 का प्रयोग करेंगे। देखिए 1 का LHS और 3 का LHS सेम है, तो हम लोग लिखेंगे 1 और 3 से, 1 और 3 से दोनों का LHS सेम है तो RHS बराबर कर दीजिए। तो क्या मिलेगा, AD बटा में DB बराबर क्या मिलेगा, AE बटा में EC। हमको यही सिद्ध करना था, आप लोग देख लीजिए, यही सिद्ध करना था, जो हम लोग को सिद्ध करना था वो मिल चुका है। और ये थेल्स प्रमेय आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए याद रखिएगा कि ये कितना महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसी पर एक्सरसाइज हमको बनाना है। ये जो एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे 6.2 वो महत्वपूर्ण इसके लिए हो जाता है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हम लोग को सर्वांग समता की भी जरूरत होती है, कंग्रुएंसी की, तो इसके लिए आप लोग उसको भी थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा ताकि हम लोग को अगले एक्सरसाइज बनाने में कोई दिक्कत न हो। आज के क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, अगले क्लास में इसका विलोम देखेंगे, थेल्स प्रमेय का विलोम, जो 6. ये कौन सा प्रमेय था, प्रमेय 6.1 था, वो 6.2 है। हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।